दोस्तों, आज की कहानी जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे गरीब मजदूर लड़के की है जिसके दिल में सिर्फ एक ही सपना पल रहा है, एक दिन इटली जाकर बड़ा सिंगर बनना, बहुत पैसा कमाना और अपनी फैमिली को उस गरीबी से बाहर निकालना जिसने बरसों से उनके घर की बत्ती बुझा रखी है। इस लड़के का नाम है शैडो और इसके साथ है इसका छोटा भाई मूसा। दोनों वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। सुबह से रात तक मजदूरी करते हैं और दिन दिन महीने महीने जोड़कर आखिरकार इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि यूरोप जाने की कोशिश कर सके। लेकिन दोस्तों, सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जैसे शैडो की माँ को इस बात का पता चलता है वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसके गांव में पहले भी बहुत लोग यही सपना लेकर निकले थे लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिली तो सिर्फ मौत। इसलिए वो साफ मना कर देती है कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि उसके पास इन दोनों बेटों के अलावा कोई आसरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कच्ची उम्र के सपने अक्सर पक्के जख्म बन जाते हैं और उनसे मुंह मोड़ना आसान नहीं होता। माँ के मना करने के बावजूद दोनों भाई फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं और रात को गांव के दोस्तों के साथ बैठकर शैडो अपने खुद के लिखे गाने गाता है। ये पल उनके लिए छोटी छोटी खुशियों जैसे हैं। लेकिन एक दिन मूसा से सब्र नहीं होता। वो कहता है, भाई अब हमें उस आदमी के पास चलना चाहिए जो लोगों को यूरोप भेजता है। शैडो फिर माँ का चेहरा याद करके रुक जाता है लेकिन आखिर में मान जाता है। दोनों उस बंदे के पास पहुंचते हैं जो अवैध तरीके से लोगों को यूरोप भेजता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो इंसान दिल का काफी अच्छा होता है। वो उन्हें साफ कहता है, टीवी और वीडियो में जो यूरोप दिखता है ना, असली जिंदगी वैसी नहीं है। वहाँ भी गरीबी है, लोग हर दिन जिद्दोजहद करते हैं, बहुत लोग इस चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम लोग यहीं रहो तो अच्छा रहेगा। उसकी बात शैडो को समझ आ जाती है। वह लौटकर मूसा से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मूसा जिद पर अड़ जाता है। उसका सपना इतना बड़ा हो चुका होता है कि किसी की बात उस तक नहीं पहुंच रही। अब शैडो भी टूट जाता है और जाने को तैयार हो जाता है। अब दोनों एक बाबा के पास सलाह लेने जाते हैं। वो बाबा हाथ देखते ही बोल देते हैं, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, ये मौका हाथ से मत जाने दो। दोनों खुशी से झूम उठते हैं। वहीं से सीधा अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर आशीर्वाद लेते हैं कि उनका सफर सुरक्षित रहे। सब तैयार है, बस एक चीज गलत हो जाती है। उन्होंने माँ को ये बात नहीं बताई। बेचारी माँ अब कहाँ ढूंढेगी। कम से कम एक बेटा तो उसके पास रुक सकता था, लेकिन खैर किस्मत उन्हें लिए जा रही थी। दोनों बस पकड़कर निकल पड़ते हैं अपने सपनों की तरफ। बस 2 घंटे बाद एक जगह उतरते हैं। नाम था माली। यहाँ एक आदमी मिलता है जो सिर्फ $100 में नकली पासपोर्ट बना देता है। वो दोनों का नाम पता बदल देता है। अब दोनों को एक नई पहचान मिल जाती है। जाते समय वो एक बात समझाकर कहता है, बॉर्डर पर जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, ज्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे। दोनों 2 दिन का सफर करके नाइजीरिया बॉर्डर पहुंचते हैं जहां तलाशी होती है। यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मूसा ज्यादा बोलने लगता है। ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। वो कुछ कहता नहीं लेकिन उनको धमकाता है कि $50 दो वरना अभी इन्हें जेल में डाल देगा। अब शैडो रिश्वत देकर मामला सुलझा देता है और अब इनका पहला पड़ाव भी पार हो जाता है। अब यहाँ से इन दोनों भाइयों की असली टेंशन शुरू होती है। उन्हें किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो उन्हें गाइड करके सीधा इटली पहुँचा दे। वहाँ इस तरह का काम बहुत आम था। कई लोग इसे धंधा बना चुके थे। कुछ सही और ईमानदार होते थे और कुछ पूरे के पूरे फ्रॉड। फिर इन्हें एक आदमी मिलता है। वो कहता है, मैं तुम दोनों को $1200 में सही सलामत इटली पहुंचा दूंगा। शैडो को उम्मीद की एक बड़ी किरण दिखती है। वो तुरंत हाँ कर देता है। वो उन्हें अपने शेल्टर होम ले जाता है जहाँ पहले से ही बहुत लोग मौजूद थे। सबकी कहानी एक जैसी। हर कोई गरीबी से तंग आकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ तक आया था। रात को उसी शेल्टर में रहने वाला एक बंदा उन्हें सफर के बारे में चेतावनी देता है। वो कहता है, कल रेगिस्तान का सफर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रास्ते में माफिया मिलेंगे, वो तुम्हारे पैसे सामान सब छीन लेंगे, इसलिए अपने पैसों को ऐसी जगह छुपाना कि उन्हें ना मिले। अब ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन शैडो और मूसा तो इस बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें ये आइडिया मजाक जैसा लगता है, लेकिन चूंकि बाकी सभी लोग इसे सीरियस ले रहे थे इसलिए दोनों भाइयों को भी मानना पड़ता है। और इन्हीं की बातों से साफ पता चल रहा था कि आगे का सफर कितना भयानक होने वाला है। हर कोई तैयार हो जाता है। जहाँ जहाँ छुपाने की जगह मिल रही थी लोग अपना पैसा छुपा रहे थे। मूसा जब अपने पीछे पैसे छुपाने की कोशिश करता है तो दूर खड़ा शैडो उसकी हालत देखकर हंस देता है और उसका मजाक बनाता है। लेकिन फिर भी दोनों मन ही मन डरे हुए थे। अब सफर शुरू होता है और सामने था ना खत्म होने वाला सहारा रेगिस्तान। टोटल 3 गाड़ियां थी जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। शैडो और मूसा जिस कार में थे वो उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रही थी। रास्ता इतना खराब था कि एक बंदा तो कार से भी गिर जाता है, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं।
कोई उसे उठाने नहीं जाता, उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब यह देखकर शैडो का दिल दहल जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह गिर गया तो कौन उसे बचाएगा, इसलिए वह गाड़ी की रेलिंग को कसकर पकड़े रहता है। कुछ देर बाद सबको कार से उतार दिया जाता है। गाइड कहता है कि अब आगे का सफर पैदल करना होगा। रेगिस्तान में पैदल चलना सभी की बस की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। सब गाइड के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते शैडो अपने आसपास कई लाशें बिखरी हुई देखता है। वो लोग भी कभी इनके जैसे सपने लेकर निकल पड़े होंगे, लेकिन मंजिल से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। इस दृश्य ने शैडो को अंदर से झकझोर दिया। चलते चलते एक बूढ़ी लेडी को दम फूलने लगता है। वो बार बार रुककर चलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। हर कोई सिर्फ मंजिल तक पहुँचने की जल्दी में था। शैडो से यह देखा नहीं जाता। वो अपना बचा हुआ पानी उस लेडी को पिला देता है, पर मूसा उसे डांटता है, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, अगर गाइड दूर हो गया तो हम खो जाएंगे। लेकिन शैडो उस लेडी को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे खड़ा करता है, लेडी वहीं गिर जाती है और दम तोड़ देती है। यह दृश्य देखकर शैडो को सफर का पहला सदमा लगता है। उसका मन टूट जाता है। वो उदास होकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। पूरे दिन पैदल चलने के बाद रात में वही होता है जिसका डर सबको था। माफिया उन पर टूट पड़ते हैं। वो सबको बेरहमी से मारते पीटते हैं। उनके पास जो भी पैसे और सामान होता है सब छीन लेते हैं। जिनके पास पैसे नहीं मिलते उन्हें खास तरह की ड्रिंक पिलाई जाती है, जिससे उन्हें उल्टी और टॉयलेट होने लगता है और उनके छुपाए हुए पैसे बाहर आ जाते हैं। लेकिन शैडो और मूसा अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि उनके पैसे बच जाए। किसी तरह वो पकड़े नहीं जाते। माफिया उन दोनों को बाकी लोगों से अलग करके रात में अकेला छोड़ देता है अंधेरे रेगिस्तान में। दोनों भाई वहीं बैठकर रो पड़ते हैं, लेकिन मूसा धीरे से कहता है, भाई अभी हार नहीं माननी, हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी चलेंगे। अगली सुबह जिनके पैसे नहीं मिले थे वो सब लोग गाइड के पीछे पीछे आगे बढ़ते नजर आते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही इन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है। ट्रक देखते ही सबकी आंखों में जैसे उम्मीद की चमक आ जाती है। हर किसी को लगता है कि बस अब इटली पहुंचना पक्का है। लेकिन जैसे ही वो ट्रक के अंदर बैठते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता इटली नहीं, सीधा जहन्नुम में ले जाने वाला है। ट्रक के अंदर उनकी तरह हजारों की भीड़ भरी थी और इन सबको लीबिया की एक ऐसी जेल में ले जाया जा रहा था जो किसी पुलिस आर्मी के अंडर नहीं आती, बल्कि खौफनाक माफियाओं के कंट्रोल में चलती है। और वहीं पर इन सभी लोगों को एक खौफनाक सच्चाई पता चलती है, उन्हें वहाँ बेचा जाएगा। जी हाँ, कुछ अमीर लोग इन्हें गुलाम की तरह खरीदते हैं। इनके पास एक आदमी आता है और इन्हें एक बड़े से कमरे में ले जाता है। अंदर का माहौल देखकर तो अच्छे के पैरों तले से जमीन खिसक जाए। कुछ गरीब और मजबूर लोगों को वहां गर्म लावे से जिंदा जलाया जा रहा था। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, जो भी अपने घर वालों का नंबर देगा हम उसे छोड़ देंगे, हम उसके घर से फिरौती मांगेंगे। लेकिन शैडो और मूसा नंबर नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी माँ इतनी बड़ी रकम कभी जुटा ही नहीं पाएगी। उन्हें तो अपने जीवन में इतने पैसे कभी देखने को भी नहीं मिले और इसी बात की सजा दोनों को वहीं मिली। उन्हें उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, बिल्कुल जानवरों की तरह बेदर्दी से। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत दर्दनाक और इमोशनल मोड में जाती है। शैडो को हम हजारों कैदियों की भीड़ में देखते हैं, बेहद बुरी तरह से घायल, खून से लथपथ। वह चुपचाप कोने में बैठा यही सोच रहा होता है, काश हमने कभी इटली जाने का सपना देखा ही नहीं होता। भले ही हम गरीब थे लेकिन खुश तो थे, माँ के पास तो थे। वो बुरी तरह से टूट चुका था और सबसे बड़ा डर मूसा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है जिसका नाम था मार्टिन। वह शैडो को एक ड्रिंक देता है। उसे पीते ही शैडो थोड़ी देर के लिए सो जाता है और अपने सपने में अपने गांव पहुंच जाता है। वहां उसकी माँ बाहर आंगन में सो रही होती है। वह दूर खड़ा उसे देखता रहता है, लेकिन उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ उसका सपना था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी माँ की आज इतनी याद आती है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और ऊपर से मूसा भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं और चिल्लाते हैं, किस किस को कारपेंट्री या बिल्डिंग का काम आता है। मार्टिन तुरंत अपना हाथ खड़ा करता है और वो शैडो का हाथ भी खुद ही उठवा देता है। फिर एक अमीर आदमी आता है जो मार्टिन को 600 दिनार में खरीद लेता है, लेकिन मार्टिन उससे कहता है कि मैं अकेले काम नहीं कर सकता, तब मुझे एक और बंदे की जरूरत है। वो अमीर आदमी शैडो को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दोनों की किस्मत ने एक छोटी सी किरण दिखा दी। उन्हें रेगिस्तान के बीच में बन रहे घर में काम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें पहले पेट भर कर खाना दिया जाता है क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। शैडो बहुत भूखा था। वो खाना खाता है लेकिन खाते खाते ही रोने लगता है। उसे अपने भाई की हालत का ख्याल आ जाता है, ना जाने मूसा किस हालत में होगा। मार्टिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ऊपर वाला बड़ा है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, तुम्हारा भाई जहाँ भी होगा ठीक होगा। अगले दिन मालिक का आदमी तस्वीर दिखाता है, ये फाउंटेन बनाना है, अगर इसे अच्छे से बना दिया तो तुम दोनों को आजाद कर दिया जाएगा। मार्टिन तुरंत हाँ कर देता है। दोनों की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठती है।
दिन रात मेहनत करके वो दोनों फाउंटेन बना देते हैं। जब मालिक और उसकी फैमिली देखने आती है उन्हें वो बहुत पसंद आता है और वादा पूरा करते हुए मार्टिन और शैडो दोनों को रिहा कर दिया जाता है। उन्हें त्रिपोली भेज दिया जाता है जो लीबिया का सबसे बड़ा शहर है। त्रिपोली पहुंचकर भी शैडो का दिल अपने भाई के लिए बेचैन था। वह हर तरफ मूसा को ही ढूंढ रहा था। मार्टिन समझाता है अगर वो यहाँ होगा तो वो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेगा, हमें इटली के लिए निकलना चाहिए, मंजिल अब पास है। लेकिन शैडो बिना भाई के नहीं जा सकता था। उसकी जिद के आगे मार्टिन भी झुक गया। वो कहता है ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर शैडो अकेले ही मूसा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कई दिनों तक ढूंढता रहता है लेकिन भाई का कोई पता नहीं मिलता। आखिरकार वो वहीं छोटा मोटा काम करने लगता है और जिंदगी काटने लगता है। अब जैसे कि कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन एक लड़का दौड़ते हुए आता है और कहता है एक नया ट्रक आया है, उसमें बहुत मजदूर है, शायद तुम्हारा भाई उनमें हो। शैडो बिना एक पल गवाए भागता है। वो हर चेहरा देखता है, हर मजदूर को छू छू कर पहचानने की कोशिश करता है और तभी उसे एक कोने में एक लड़का सोया हुआ मिलता है। वह धीरे से उसके करीब जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई मूसा ही था और उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शैडो उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है चलो भाई हम यहाँ से निकलते हैं, इटली चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मूसा अपना पैर दिखाता है और टूटी हुई आवाज में कहता है अब ये मुमकिन नहीं है शैडो, मैं चल नहीं सकता। उस दिन जब हम भागे थे ना तब मुझे गोली लग गई थी, हमें अब घर लौट जाना चाहिए। शैडो ये सुनकर गुस्से और दर्द में भर जाता है। वह मूसा के सामने खड़ा होकर पूरे जोश में कहता है हमारी कामयाबी वो सामने दूर खड़ी हमारी राह देख रही है और तुम कह रहे हो कि उसे हम ऐसे ही छोड़ दें। इटली अब दूर नहीं है मेरे भाई, बस थोड़ा और हौसला रखो। शैडो की बातों में इतनी आग होती है कि मूसा भी हिम्मत जुटा लेता है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोते हैं जैसे इतने दिनों की सारी तकलीफें एक साथ बाहर निकल आई हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी था इलाज, इसलिए शैडो तुरंत अपने दोस्त आलम को बुलाता है जो पहले डॉक्टर हुआ करता था। आलम बड़ी मुश्किल से मूसा की टांग से गोली निकाल देता है और उसे कुछ दवाइयां लाने को कहता है। दवाइयां लाना भी इतना आसान नहीं था। ब्लैक लोगों को वहां अस्पताल में घुसने तक की अनुमति नहीं थी, न दवा मिलती थी न इलाज। फिर भी शैडो हिम्मत नहीं हारता। वह समीर के पास जाता है जो एक बार्बर था लेकिन चोरी छुपे दवाइयां पहुंचाया करता था। समीर दिल का अच्छा आदमी था इसलिए वो बिना कोई सवाल किए दवाइयां दे देता है। शैडो तुरंत वो दवाइयां मूसा को खिलाता है, उसे नहलाता है, साफ सफाई करता है। भाई की तरह नहीं बल्कि माँ की तरह उसकी देखभाल करता है। दोनों के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान लौटती है। उन्हें सच में लगता है कि उनकी मंजिल अब पास है और जो कुछ भी ये दोनों झेल चुके हैं वो उनकी जिंदगी की किताब से पहले पन्ने पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। अब कुछ दिन बाद शैडो को जोर का सदमा लगता है। लोय उसे बताता है कि तुम्हारे भाई को अब तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, उसे सर्जरी चाहिए, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ ब्लैक लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं करते। अगर इलाज करवाना है तो तुम्हें अगले 10 दिन के अंदर इटली पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो मूसा की जान चली जाएगी। अब ये सुनकर तो शैडो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अगले दिन वो जानम नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो इटली पहुंचाने में मदद करता था, लेकिन वह बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। शैडो के पास वो पैसे नहीं थे। शैडो उसके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है कृपया मेरे भाई को अपने साथ ले चलो, वो मर जाएगा। जानम कुछ देर उसे देखता है और कहता है ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें ये जहाज खुद चलाकर ले जाना होगा, तुम कैप्टन बनोगे। शैडो बिना सोचे समझे मान जाता है, लेकिन उसे जहाज चलाना नहीं आता था। रात में जब सब सो जाते हैं शैडो अकेला डेक पर खड़ा होकर सोचता रहता है मेरे साथ दर्जनों लोग होंगे, उनकी जिंदगी मेरी वजह से है, अगर मैंने गलती कर दी तो। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अगले दिन निकलने से पहले जानम उसे हर चीज समझाता है, कंपास, स्टीयरिंग, दिशा, सब कुछ, और कहता है कंपास को जीरो से हटने मत देना, बस स्टीयरिंग पकड़कर सीधे चलते रहना। वह एक फोन भी देता है कि कुछ दिक्कत आए तो कॉल कर देना। रात के अंधेरे में ये लोग लीबिया क्रॉस कर जाते हैं। कुछ दिनों तक मूसा जहाज चलाता है और फिर शैडो। कुछ ही दिनों बाद उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन पास पहुंचकर पता चलता है कि वो तो एक ऑयल रिफाइनरी थी, जबकि वह मेडिटेरियन सी के बीच फंसे हुए थे। उन्हें अभी भी लगभग 1000 किलोमीटर और जाना था, कम से कम 4 दिन लगने वाले थे। उसी समय शैडो को पता चलता है कि जहाज पर एक गर्भवती महिला है और उसे लेबर पेन हो रहा है। शैडो घबरा जाता है। वह फौरन जानम के फोन से कोस्ट गार्ड को कॉल करता है, हम लोग इटली की तरफ जा रहे हैं लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी है, हालत खराब है, प्लीज मदद भेजिए। कोस्ट गार्ड कहता है इंतजार करो, लेकिन रात बीत जाती है और कोई नहीं आता। शैडो को डर लगता है कि शायद वो लेडी मर जाएगी। अगली सुबह लोग उसे बताते हैं कि कुछ लोग इंजन रूम में फंसे हुए हैं। शैडो तुरंत नीचे जाता है, सबको बाहर निकालकर पानी पिलाता है। वह कई दिनों से भूखे प्यासे बंद पड़े थे।
उसी समय वो लेडी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा होते ही जहाज पर अचानक भगदड़ मच जाती है। सब इधर उधर दौड़ने लगते हैं। शैडो चिल्लाता है, शांत रहो, जहाज पलट जाएगा, किसी को कुछ मत होने दो, बस भगवान से दुआ करो। 2 दिन बीतते हैं। हवा, भूख, प्यास, दर्द सब झेलते हुए आखिरकार वे इटली के कोस्ट को पार कर जाते हैं और सिसिलिया पहुंचते हैं। शैडो हेलीकॉप्टर देखता है और वहीं खड़े फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यह कर दिखाया। उसने इतने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया और वहां खड़ा होकर चिल्लाता है, मैं इस जहाज का कैप्टन हूं, मैंने कर दिखाया। इसके बाद क्या हुआ ये फिल्म नहीं बताती, क्योंकि एक इमिग्रेट की कहानी है और अलग देशों में इमिग्रेंट्स के साथ क्या क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि शैडो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा या उसे वापस वेस्ट अफ्रीका भेज दिया जाएगा? इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।